हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 19 जून 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि कैपिटल बिगिंस एंटीजन टेस्टिंग। ठीक है, तो मतलब न्यू दिल्ली में एंटीजन टेस्टिंग चालू किया गया है। एंटीजन टेस्टिंग क्या होता है? तो एंटीजन टेस्टिंग, एंटीजन सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो इंटर करता है हमारे बॉडी में, जिसके कारण से हमारे बॉडी को एंटीबॉडी बनाना पड़े। मतलब कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जब हमारे बॉडी में इंटर कर जाए, उसके खिलाफ यदि हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगता है, तो उस जो हार्मफुल सब्सटेंस इंटर किया था उसको एंटीजन बोलते हैं। यानी एक तरह का कोरोना वायरस एंटीजन हो गया है ना। मतलब कि कोई भी वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो, कोई भी अनवांटेड पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आता है तो एक तरह को एंटीजन कहलाएगा। ठीक है, तो एंटीजन टेस्टिंग किया जा रहा है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी में यानी किसी भी ह्यूमन में वो वायरस है या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए मतलब कि पूरा मास स्केल पर चलाया जा रहा है। तो कल 7,000 आदमी का वहाँ पर टेस्टिंग हुआ, जिसमें 456 लोग पॉजिटिव निकले। कल पहला डे था। ठीक है, तो ये था। इस न्यूज़ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा कि आज यानी 19 जून को सर्वदलीय बैठक होने वाला है, ऑल पार्टी मीटिंग होने वाला है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी मतलब कि अटेंड करेंगे यहाँ पे। तो ऑल पार्टी मीटिंग के लिए एक्चुअली होता क्या है कि न्योता दिया जाता है, इन्विटेशन दिया जाता है हर एक पार्टी को। ठीक है, तो हर एक पार्टी को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बताया कि 2 पार्टी को नहीं दिया गया है। कौन कौन पार्टी है? तो आम आदमी पार्टी डिडंट गेट इन्वाइट और आरजेडी डिडंट गेट इन्विटेशन। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, एक्चुअली दिया क्यों नहीं जाता है, मतलब दिया क्यों नहीं गया दोनों को? तो जैसा कि इसमें तो रीज़न कुछ ऐसे कंफर्म नहीं दिया गया है। जैसे इसमें सारे लोग बताया कि उनको दिया गया है, इनको दिया गया है इन्विटेशन, लेकिन ये दोनों को नहीं दिया गया। तो इसका पीछे रीज़न क्या हो सकता है? तो जैसा कि हमको लगता है, ठीक है, कि ऐसा पार्टी जिसका कम से कम 2 सांसद हो, उसको यहाँ पे बुलाया जाता है। तो आपको जैसा कि आपको पता हो कि लोकसभा में आरजेडी का कोई भी सांसद नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आरजेडी का सांसद है। तो इस नाते तो इनको बुलाना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं बुलाया गया। रीज़न है कि इनके जो प्रेसिडेंट है वो जेल में है। इस कारण से यदि इनके प्रेसिडेंट कोई और होते तब इनको बुलाया जाता। और आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बुलाया गया अभी भी क्लियर नहीं। हो सकता है कि इनके भी लोकसभा में 2 सांसद नहीं है, इसलिए नहीं बुलाया गया, लेकिन राज्यसभा में तो इनके 3 सांसद हैं, तो बुलाना चाहिए था, लेकिन रीज़न कुछ भी खास नहीं बताया गया। ठीक है, तो अधिकांशतः केस में एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ पे ऑल पार्टी मीटिंग होता है, या फिर जहाँ कुछ भी ऐसा होता है कि जहाँ पे सारे पार्टी को शामिल करना है, संसद में बहुत सारे ऐसे कमेटी होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे संसदीय समिति बनती है जहाँ पे हर एक पार्टी को शामिल किया जाता है। तो वहाँ पे उसी पार्टी को कंसीडर किया जाता है जिसके कम से कम 2 सांसद होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि एक क्राइटेरिया यहाँ भी लागू होता हो, लेकिन बुलाया क्यों नहीं गया इसका रीज़न कंफर्म नहीं दिया गया। यदि कहीं मिलता है तो हम आपको जरूर बता देंगे। आगे बढ़ते हैं कि इलेक्टेड टू यूएनएसी इंडिया से विल एक्ट वॉइस ऑफ रीजन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो कहा जा रहा है, मॉडरेशन तो कहा जा रहा है कि यूएनएसी यानी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया इलेक्ट होते ही बोला कि हम लोग मतलब कि एक वॉइस उठाएंगे मॉडरेशन का, मतलब कि गरीबों के लिए, मतलब कि जो ऐसे देश हैं जो जिनको सताया जा रहा है उनका आवाज़ उठाएंगे, है ना, मतलब दुनिया की सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। ऐसे इंडिया के द्वारा कहा गया। इंडिया यहाँ पे 8वीं बार बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूएनएसी जो यूएन का एक बॉडी है ना, स्पेशलाइज बॉडी होने में अंतर है। मतलब कि एक होता है स्पेशलाइज बॉडी, जैसे यूनेस्को, WHO, ILO और भी कई तरह के UNDP, ये सब स्पेशलाइज बॉडी है। ठीक है, और ये जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर अपना एक बॉडी है। ये 6 ऐसे हैं। ठीक है, 6 कौन कौन है? पहले 7 थे, अब 6 हैं। यदि 6 का नाम जानते हैं तो बता देते हैं, मतलब कि हम बता देते हैं यदि जानते हैं तो। ठीक है, सेक्रेटेरिएट है, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, आई एम रिपीटिंग फ्रॉम बिगिनिंग, सॉरी। तो यहाँ पे जो है 6 मतलब कि इसके 6 मेंबर ऑर्गन हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं इसके, और 6 पहले थे, अब 5 हो गए हैं। एक्चुअली हमसे गलती उसमें हो गया था, 7 हम बोल चुके थे। तो अभी जो है इसके 5 ऑर्गन हैं। 6 पहले थे, एक को हटा दिया गया है। ठीक है, क्यों हटा दिया गया अभी हम लोग देखेंगे। तो 6 कौन कौन है? तो एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसको सस्पेंड किया गया 1994 में। तो छठा जो हटाया गया था ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसका नाम था, वो 1994 में हटा दिया गया था। तभी 5 कौन कौन है? तो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट और ICJ। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, सेक्रेटेरिएट, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ICJ। ये 5 बॉडी अभी है। ठीक है, और छठा एक था ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो 1994 से हटा दिया गया। एक्चुअली इसको हटाने का रीज़न क्या था? तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का ये काम दिया गया था कि दुनिया में कोई भी देश दूसरे कंट्री का कॉलोनी ना बना रहे, गुलाम ना बना रहे, इसको चेक करना था। मतलब कि जैसे इंडिया पहले कॉलोनी था ब्रिटिश का, है ना, तो ऐसा कोई देश अभी नहीं रहे, ऐसा उसको चेक करना था। तो 1994 में बोल दिया गया उसके दौरान कि अब कोई भी ऐसा देश नहीं है जो किसी दूसरे कंट्री का कॉलोनी है। तो इसलिए उसको ख़त्म कर दिया गया कि आपका काम तो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल पहले था, 1994 में हटा दिया गया है।
उसके अलावा 5 मेंबर बॉडी अभी हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इंडिया कब कब जो है बना था परमानेंट मेंबर। तो जैसे यहाँ पे बताया कि इंडिया 7 बार पहले बन चुका है, 8वां टर्म होगा। अच्छा, 2 साल के लिए इलेक्शन होता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहली बार बना था 1950-51 में, उसके बाद 67, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92 और लास्ट टाइम था 2011-12 में। तो याद रखिएगा, लास्ट टाइम जरूर याद रखिएगा लास्ट टाइम कब बना था आज के पहले, तो 2011-12 में बना था। ठीक है, 2011-12 में इंडिया जो है परमानेंट मेंबर बना था। इसके पहले, आज के पहले इंडिया के द्वारा कहा कि हम 5S पे काम करेंगे। ठीक है, 5S क्या है, तो सबसे पहला है सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट, हर कंट्री का सम्मान करेंगे। संवाद यानी कि डायलॉग, हर कंट्री से बात करेंगे। उसके बाद है सहयोग, कोऑपरेशन, शांति, पीस एंड समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। तो 5S पे हम लोग बात करेंगे, मतलब कि काम करेंगे जब तक हम लोग मेंबर हैं। ये जो है बने हम इंडिया मेंबर 2021-22 के लिए बना है, याद रखिए। अभी 20 चल रहा है, 2021-22 के लिए बना है। ठीक है, इंडिया 8वीं बार बना है। 7 बार कब बना था, अंतिम बार बना था 2011-12 में। 7 बार कब बना था हम लोग देख लिए, है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्हाइल इंडिया गोट 184 आउट ऑफ 192 वोट पोल, तो कहा जा रहा है कि 192 वोट जिसमें पड़ा था, इसमें 184 वोट इंडिया को मिला है। इसी कारण से इंडिया मतलब कि अकेला दावेदार था, एक तरह से बोल सकते हैं निर्विरोध जीता है इंडिया यहाँ पे। ठीक है, तो 2 साल के लिए इलेक्शन होता है। पहले जो था सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट, अभी जो है परमानेंट मेंबर 5 और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर के लिए इलेक्ट हुआ है। तो जैसे जो 5 परमानेंट मेंबर, इनको वीटो पावर है। कौन कौन है 5 परमानेंट मेंबर, कौन कौन है, तो यूके, यूएसएसआर यानी कि रसिया, फ्रांस और चाइना, ये 5 परमानेंट मेंबर। इसके अलावा 10 परमानेंट मेंबर का इलेक्शन होता है। हर साल 5 आदमी का इलेक्शन होता है, हर साल 5 मेंबर का इलेक्शन होता है, मतलब कि 2 साल के लिए होता है। ठीक है, तो इंडिया 2021-22 के लिए इलेक्ट हुआ है। पहले ओरिजिनली 5+6 ही थे, जैसे अभी 5+10 है ना, 5 परमानेंट प्लस 10 नॉन परमानेंट। तो पहले 5+6 ही रहा करते थे, लेकिन 1963 में 1963 में 5+10 बनाया गया इसको। ठीक है, 1963 में इसको 5+10 बनाया गया। ये 10 कैसे इलेक्ट होते हैं, तो ये सबका एरिया डिवाइडेड है। तो 5 इस 10 में से, मतलब कि जो 5 तो परमानेंट हैं, इस 10 में से जो नॉन परमानेंट वाला 10 है, उसमें से 5 आते हैं अफ्रीका और एशिया से, 5 आते हैं अफ्रीका और एशिया से। ठीक है, 1 आते हैं ईस्टर्न यूरोप से, 1 आते हैं ईस्टर्न यूरोप से, 2 आते हैं लैटिन अमेरिका से और 2 आते हैं वेस्टर्न यूरोप से। तो याद रखिए कहाँ कहाँ से, 5 फ्रॉम अफ्रीकन प्लस एशियन, 5 जो है अफ्रीका और एशिया से, 1 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिका, 2 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो ये याद रखिए वेस्टर्न यूरोप के साथ नॉर्थ अमेरिका भी इंक्लूड किया जाता है, 2 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इस तरीके से 10 आदमी का इलेक्शन होता है। तो ये था इस न्यूज़ से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि एट 38.2 लाख टन व्हीट प्रोक्योरमेंट ब्रेक फाइनेंशियल ईयर 12 रिकॉर्ड। तो 2011-12 में जो रिकॉर्ड मतलब कि बना था एक गेहूं खरीदने का मैक्सिमम, उसको रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। और यहाँ पे एक और बात यहाँ पे है कि एमपी ओवरटेक पंजाब इन कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल पूल। तो सेंट्रल पूल मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो खरीदा गया है गेहूँ, उसमें पहले सबसे ज़्यादा पंजाब का होता था। जैसे कि आप देख सकते हैं 2011-12 में टोटल था 381, अब हो गया 382, मतलब 2011-12 का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा गया है। सबसे पहला बात यहाँ पे न्यूज़ में था। दूसरा है कि पहले पंजाब हमेशा टॉप पे रहता था। आप देख सकते हैं पंजाब का 128, एमपी 84, हरियाणा 86। ठीक है, पंजाब का 108, एमपी का 363, 116, 70, काफ़ी ज़्यादा गैप था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो और काफ़ी ज़्यादा गैप देख सकते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ है यहाँ पे उल्टा हो गया है, एमपी ज़्यादा बन चुका है। आप देख सकते हैं नया वाला रिकॉर्ड 2019-20 का 127.12 टन पंजाब के द्वारा बेचा गया है और 129 टन एमपी को बेचा गया। याद रखिएगा सेंट्रल पूल का है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना एक स्टॉक होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना स्टॉक होता है। तो सेंट्रल पूल की बात किया जा रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात किया जा रहा है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट एफसीआई के द्वारा किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके एफसीआई के द्वारा किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा गेहूं एक्चुअली पंजाब में होता है, गेहूं का उपज आज भी पंजाब में ही सबसे ज़्यादा हुआ है, बस मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट को बेचा कम गया है उनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट साइटिंग डेंजर ऑफ कोविड स्प्रेड, एससी रिफ्यूजेज परमिशन इन रथ यात्रा। तो रथ यात्रा को रोकने का ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हम लोग रथ यात्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। कोविड-19 के कारण रोका गया। तो रथ यात्रा होता क्या है, तो इसमें 3 देवता को मतलब कि देख सकते हैं 3 मंदिर यहाँ पे, इनको लकड़ी के मंदिर में इस तरह से रथ बना करके ले जाया जाता है। और इसमें कौन कौन होते हैं, तो भगवान जगन्नाथ होते हैं जो यहाँ के चीफ डिटी हैं, चीफ देवता हैं। उसके बाद उनके भाई बालभद्र होते हैं और उनके बहन होती हैं सुभद्रा। तीनों को यहाँ पे ले जाया जाता है, सुभद्रा, बालभद्र एंड लॉर्ड जगन्नाथ। और यहाँ पे सुदर्शन चक्र भी इनका इसी रथ पे सवार होता है। तो भगवान माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जो है विष्णु के अवतार और सुदर्शन चक्र उनका हथियार है। तो सुदर्शन चक्र भी इसमें शामिल किया जाता है। लकड़ी का चैरियट होता है, लकड़ी का रथ होता है। ये स्टार्ट कब से होता है, तो आषाढ़ महीना जो होता है, आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को, ठीक है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय से लेकर के आषाढ़ शुक्ल पक्ष 10वीं तक के चलता है। ठीक है,
आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी तक चलता है, मतलब 8 दिन के आसपास से रथ यात्रा चलता है। ठीक है, तो ये था इस न्यूज़ से, याद रखिए पुरी उड़ीसा में है, वहाँ से होता है। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर रिवोक पीएसए डिटेंशन ऑफ सीनियर पीडीपी एंड एनसी लीडर। तो कहा जा रहा है कि पीडीपी लीडर जो थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, उनको एनएसए के पीएसए के तहत बुक किया था। तो पीएसए एक्चुअली है क्या, तो जो सेंट्रल लेवल पे एनएसए काम करता है वही स्टेट लेवल पे पीएसए काम करता है। तो एनएसए के बारे में तो कई बार हम जिक्र किए हैं, रासुका जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हिंदी में इसको रासुका बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जम्मू कश्मीर का अपना एक लॉ था जिसको बोलते हैं पीएसए पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, वहाँ पे बोला जाता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए एप्लीकेबल है, आज भी ये लागू है। 1978 में 1978 में इसको लाया गया था। हालांकि लाने का पर्पस ये नहीं था कि उसमें मतलब कि जो राजनेता हैं उनको जेल में बंद करना, लाने के पीछे पर्पस था कि उस समय काफ़ी ज़्यादा इलीगल लकड़ी का कटाई हो रहा था। जम्मू कश्मीर के जो जंगल है वहाँ पे इलीगल वे में काफ़ी ज़्यादा लकड़ी का कटाई हो रहा था, उसी को रोकने के लिए पीएसए लाया गया था, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था 1978 में। बाद में इसका यूज किया जाने लगा, मतलब कि डिफरेंट तरह से संशोधन करके राजनेता को बंद करने में, मतलब कि जो भी पॉलिटिकल अपोजिशन वाले पॉलिटिकल पार्टी उनको जेल में बंद करने के लिए। ठीक है, तो 1978 में लाया गया था। उस समय जो मुख्यमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, उनके द्वारा लाया गया था, एक्चुअली शेख अब्दुल्ला के द्वारा लाया गया था। और अभी देख सकते हैं कि शेख अब्दुल्ला के बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला, उनके पोते हैं उमर अब्दुल्ला, दोनों को पीएसए के तहत बुक किया था। तो कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जो रोपा वही, मतलब कि जैसा बोया वही काटा, है ना, उस टाइप का। तो शेख अब्दुल्ला के द्वारा लाया गया था 1978 में पीएसए लाया गया था, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट। और इसी के तहत उनके हाल ही में, मतलब कि जब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों को बुक किया गया था। एक तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि आप किसी जुर्म को किए नहीं है फिर भी आपको जेल में बंद कर दिया जाए, एक कह के कि आप जुर्म करने वाले हैं। मतलब सरकार ये कहेगी, गवर्नमेंट का ये कहना रहता है उस समय कि आप भविष्य में जुर्म करने वाले हैं, इसलिए आपको पहले ही से हम जेल में बंद कर दिए हैं, है ना, मतलब जस्ट लाइक कि मरने के पहले कब्र खोद देना। तो इससे याद आया कि एक बताइए, कोई एक ऐसा राजा था, है ना, मतलब कि इंडियन हिस्ट्री में, मिडिवियल हिस्ट्री में, जो मरने के पहले अपना कब्र खोद लिया था कि हम मरेंगे तो यहीं पे हमको दफनाना है ना, बल्कि वहाँ पे मैं मकबरा भी बना लिया था कि हमको मरेंगे तो यहीं पे दफनाना। ठीक है, तो आप यदि जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसको बताएं। तो कुछ ऐसा ही किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में कि आप ऐसा जुर्म करने वाले हैं, आप किसी तरह का जुर्म करने वाले हैं, इसलिए आपको पहले ही हम लोग जेल में बंद कर देते हैं। नाम से पता प्रिवेंटिव है ना, मतलब कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं कंट्री को। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, पीएसए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, मतलब इसमें बिना जुर्म के बंद किया जाता है। 16 साल से ऊपर के कोई भी आदमी को इसमें बंद किया जा सकता है। ठीक है, मिनिमम एज यहाँ पे 16 है, 16 से कम के बच्चों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर नहीं लिया जा सकता। और मैक्सिमम 2 ईयर तक आप किसी को इस तरीके से बंद कर सकते हैं। तो 2 ईयर भी एक लंबा टर्म होता है, तो मैक्सिमम 2 ईयर तक 16 साल से ज़्यादा के लोगों को बंद कर सकते हैं। 1978 का लॉ था, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, मेनली लाया गया था लकड़ी का इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, और लाया गया था शेख अब्दुल्ला के द्वारा, वही यहाँ पे न्यूज़ में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इंदौर बिजनेसमैन इन्वेस्टेड इन दुबई होटल सेंट मनी टू पाकिस्तान, डीजीजीआई। तो डीजीजीआई के बारे में लोग पढ़ लेते हैं, न्यूज़ तो ऐसा आम बात है, यहाँ पे कई ऐसे लोग, मतलब कि इंडिया में विभीषण की कमी नहीं है, तो जैसा कि इस न्यूज़ से भी देख सकते हैं। तो डीजीजीआई के बारे में लोग पढ़ लेते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी, है ना, इसका नाम क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या काम करता होगा। तो जीएसटी का जहाँ पे छेड़छाड़ होता है या फिर पैसा के लीगल ट्रेड होता है, वहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। 1979 में इसको बनाया गया था। तब आप सोचेंगे जीएसटी तो 1979 में था नहीं, ये तो 1 जुलाई 2017 को आया है। तो एक्चुअली 1979 में जब इसको बनाया गया था तो उस समय इसका नाम था डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी इवेजन। इवेजन मतलब कि पैसा को किसी कंट्री में इलीगल रूप से भेजना, उसको इवेजन बोलते हैं। तो उस समय 1979 में जब इसको लाया गया था तो उस समय इसका नाम था डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी इवेजन। उसके बाद फिर इसका नाम बदल के किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस। ठीक है, तो सबसे पहले 1979 में बना था डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी इवेजन। उसके बाद इसका नाम बदल के हुआ डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस। बाद में इसका 2017 में जीएसटी आने के बाद नाम बदल के कर दिया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नामकरण का पूरा क्रोनोलॉजी था। तो डीजीजीआई के बारे में हम लोग जाने, डीजीजीआई के द्वारा कहा गया है कि इंदौर का कोई बिजनेसमैन था जो दुबई पैसा भेजता था और वहाँ से पैसा पाकिस्तान जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते। ओपेक प्लस पुशेज फॉर कंप्लायंस अनडिसाइडेड ऑन ऑयल कट एक्सटेंशन। तो ओपेक प्लस यहाँ पे न्यूज़ में है। ठीक है, ओपेक प्लस, ओपेक क्या होता है पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद ओपेक प्लस आसानी से समझ आएगा। तो ओपेक एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो नाम से पता चल रहा है कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 14 सितंबर 2060 में, 1960 में, सॉरी 2060 नहीं, 14 सितंबर 1960 में इसका स्थापना हुआ था बगदाद में। अभी इसमें 13 मेंबर, अभी 2020 की बात किया जाए तो 2020 में अभी इसमें 13 मेंबर हैं।
और इसमें इसका स्थापना हुआ था बगदाद में एक्चुअली स्थापना हुआ था, उसमें 5 मेंबर ही सिर्फ थे। 5 मेंबर कौन कौन थे? तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला। 5 मेंबर थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला। 5 मेंबर बगदाद में स्थापना किए 14 सितंबर 1960 को। उसके बाद 1965 में उसका जो हेडक्वार्टर वियना में ट्रांसफर कर दिया गया। 1965 में ओपेक का जो हेडक्वार्टर वियना में स्थापित कर दिया गया। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। लेकिन ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा संगठन है जिसका हेडक्वार्टर वहाँ है जो उसका मेंबर ही नहीं है। ठीक है, तो ओपेक है ना। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में है, और ऑस्ट्रिया इसका मेंबर ही नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो 5 आदमी मिलकर, मतलब 5 कंट्री मिलकर के, कौन कौन? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला मिलकर बगदाद में 14 सितंबर 1960 को स्थापना किए थे ओपेक का। अभी इसमें 13 मेंबर है। अभी इसमें 13 मेंबर कौन कौन है? तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला जो फाउंडिंग मेंबर थे। उसके अलावा अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, लीबिया, नाइजीरिया, यूएई। कौन कौन है? तो 5 तो परमानेंट वाले हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला, जो स्थापना भी किए थे। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला। उसके बाद अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, लीबिया, नाइजीरिया, यूएई। ठीक है, ये कुल मिला के 13 कंट्री हैं। एक्चुअली पिछले साल इसमें 14 कंट्री थे, उसके पिछले साल 15 कंट्री थे। तो इसलिए हम बोले कि 2020 में अभी जो है 13 कंट्री है। 2020 में अभी देखा जाए तो मात्र 13 कंट्री है। तो कौन कौन कंट्री छोड़ा है? तो सबसे पहले इंडोनेशिया इसको छोड़ दिया था, उसके बाद कतर छोड़ा, उसके बाद इक्वाडोर छोड़ा। तो सबसे लेटेस्ट में छोड़ने वाला कौन है? इक्वाडोर। उसके पहले कतर छोड़ा था, लगातार बैक टू बैक 2 साल में दो कंट्री छोड़ा। इंडोनेशिया काफ़ी पहले छोड़ चुका था इसको। ये थे ओपेक के बारे में। ओपेक प्लस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ओपेक प्लस 2016 में बनाया गया था। इसमें देखा गया कि जितने भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ओपेक के अंदर नहीं आना चाहते, क्योंकि ओपेक में बहुत सारे कंट्री का हेजिमोनी है। कहने वाला है कि कुछ ही कंट्री का दबदबा चलता है। कहें तो इसमें 13 कंट्री है, लेकिन इसमें सऊदी अरबिया का दबदबा चलता है। तो कोई भी ऐसा पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो सऊदी अरबिया का दबदबा नहीं चाहता था, तो ओपेक में शामिल नहीं हुआ। तो उसके लिए ओपेक प्लस बनाया गया। ओपेक प्लस कोई फॉर्मल संगठन नहीं है, इसका कहीं हेडक्वार्टर वगैरह नहीं है, बस एक इनफॉर्मल, कहने मतलब एक सैद्धांतिक रूप से है कि ओपेक प्लस है। तो ओपेक प्लस में ओपेक तो है ही, ओपेक के जितने मेंबर आते वो तो हैं ही। उसके अलावा इसमें और भी कई कंट्री हैं, जैसे अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सूडान और सूडान। इतने कंट्री ओपेक प्लस में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूएसए नहीं है। यूएसए हालांकि पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, लेकिन यूएसए इसमें भी नहीं, ओपेक प्लस में भी नहीं, लेकिन रसिया है ना। कौन कौन है? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सूडान और सूडान। इतना मिलाकर के ओपेक प्लस बनता है। 2016 में था, 2016 में ओपेक प्लस का फॉर्मेशन हुआ है। तो चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट, एडीबी इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट 4% इन 2020-21। तो बताया कि 2020-21 में एडीबी के द्वारा बताया कि इंडिया का जो इकोनॉमी है 4% तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो हम लोग एडीबी के बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी सब रिपोर्ट पे कोई लेना देना नहीं। इंडिया जैसे डेवलप करता था, करता रहेगा, इन लोग का काम ही ऐसा है नीचा दिखाने का। तो हम लोग एडीबी के बारे में पढ़ लेते हैं, एग्जाम पर्पस है। 19 दिसंबर 1966 को, 19 दिसंबर 1966 को इसका स्थापना हुआ था। अभी इसमें 68 कंट्री है। नाम से है एशियन डेवलपमेंट बैंक, लेकिन काम से एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं है, क्योंकि इसमें विदेशी, मतलब कि जो आउट ऑफ एशिया के बाहर के जो देश है वो भी इसके मेंबर हैं। तो फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक नाम का सिर्फ है। ठीक है, एक तरह से वर्ल्ड बैंक का छोटा भाई के रूप में काम करता है। तो इसमें एडीबी में दूसरे देश, दूसरे कंटिनेंट के भी कंट्री इसमें शामिल है, सिर्फ एशिया के नहीं है। 19 दिसंबर 1966 को इसका स्थापना हुआ था। 68 कंट्रीज है, जिसमें 49 कंट्री एशिया की तरफ से हैं, बाकी 19 कंट्री बाहर के हैं। ध्यान रहे, इसमें यूएसए भी है, याद रखिएगा। तो एग्जाम में ऐसे फंसाया जा सकता है कि एडीबी में सिर्फ एशिया के मतलब है, तो ऐसा नहीं है। 49 कंट्री सिर्फ एशिया के हैं, एशिया और पैसिफिक रीजन के, बाकी 19 कंट्री बाहर के हैं। जापान इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है ना, जापान इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है, याद रखिएगा एडीबी के बारे में। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के कैपिटल मनीला में है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, कंसीडर पब्लिशिंग पिक्चर्स ऑन हाउ टू वियर मास्क से हाईकोर्ट। तो कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के द्वारा बताया गया अभी कि लोगों को मास्क कैसे पहनना है, इससे रिलेटेड अखबारों में या फिर न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया में, मतलब कि टेलीविज़न वाले मीडिया में, वहाँ पे छपवाया जाए कि मास्क कैसे पहनना है। एक्चुअली ऐसा क्यों देखा जाए कि रोड पे देखा जा रहा है कि लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन जैसे पहले कैसे पुलिस से बचने के लिए हेलमेट पहनते थे, वही पुलिस से बचने के लिए मास्क पहन रहे हैं, पुलिस से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए नहीं। और मतलब कि मास्क जो है हेलमेट का जगह ले लिया है। ठीक है, एक्चुअली हेलमेट होता है, हेमलेट नहीं होता है। हेमलेट मतलब छोटा गाँव होता है, और हेलमेट जो हम लोग सर में पहनते हैं तो ये हेलमेट होता है। ठीक है, तो हेलमेट का जगह ले लिया है मास्क। ये भी देखा गया है कि मास्क क्या होता है, नॉर्मली पैकेट में रखे रहते हैं या फिर लटकते रहता है गर्दन के पास, या फिर बहुत लोग मास्क जो है उसके मुंह के पास आकर लटकते रहता है। जब पुलिस को देखते हैं तब वो नाक के पास लगा लेते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन आम बात हो गया है आजकल रोड पे। तो उसी हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि मास्क कैसे पहनना है, इसके पिक्चर के फॉर्म में, मतलब कि डिफरेंट जगह इसको एडवर्टाइज कराया जाए, पब्लिश किया जाए। तो अब कंट्री ऐसा देश हो गया जहाँ पे बताना पड़ता है कि बाथरूम कहाँ जाना है, मास्क कैसे पहनना है, मतलब कि हर कोई बच्चा ही है यहाँ पे।
नेक्स्ट है पॉल ऑफ ग्लूमिंग सोल्जर्स विलेज इन कंधमाल। तो जैसे भी 20 सोल्जर का जो यहाँ पे शहादत हुआ, जो हमारे सोल्जर शहीद हुए वहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए हैं, तो उसमें एक है चंद्रकांत प्रधान। इनका गांव था कंधमाल, कंधमाल उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में इनका घर था। वहाँ पे वहाँ के जो व्यापारी हैं उनके द्वारा एक दिन का शोक मनाया गया, मतलब कि अपना दुकान को बंद रख के विरोध प्रदर्शन किया गया चाइना के खिलाफ। ठीक है, तो हम लोग कंधमाल के बारे में नाम आते ही एक चीज़ याद आना चाहिए कि कंधमाल का हल्दी एक बहुत फेमस है, कंधमाल का टर्मरिक काफ़ी फेमस है, जिसको जीआई टैग भी मिला है। कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला है, उड़ीसा के लिए है। तो याद रखिए कि एग्जाम में पूछा सकता है कंधमाल हल्दी कहाँ से है, तो उड़ीसा से है, जिसको जीआई टैग मिला है। और ये फेमस किस लिए, तो इसका कलर काफ़ी अच्छा है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा येलो इसका कलर है, और मेडिसिनल पर्पस से सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, मतलब कि इसका खाने से ज़्यादा मेडिसिनल पर्पस में यूज होता है। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है, हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं, घाव को ठीक करने का प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था कंधमाल के बारे में। नेक्स्ट सरदार सरोवर डैम 11 मीटर शॉर्ट ऑफ फुल कैपेसिटी। तो सरदार सरोवर डैम जो है अपने फुल कैपेसिटी मात्र 11 मीटर नीचे है, जबकि बरसात अभी आया भी नहीं है, है ना। तो बरसात में क्या होगा, भगवान मालिक है, अभी से ही पूरा डैम भरा हुआ है। तो हम लोग सरदार सरोवर डैम के बारे में पढ़ लेते हैं। नर्मदा रिवर पे बनाया गया, गुजरात में है, नर्मदा रिवर पे है और गुजरात में है। और इसका बनाने का काम चालू हुआ था 5 अप्रैल 1961 को। उस समय जो प्रधानमंत्री थे JL नेहरू थे। ठीक है, और 5 अप्रैल 1961 से काम चालू हुआ था, लेकिन फॉर्मेशन इसका कंप्लीट कब हुआ, 17 सितंबर 2017 को। तो आप देख सकते हैं इसको बनने में कितना साल लगा है, 56 साल के लगभग लग गया है ना। तो फिर इसको उद्घाटन कौन किया, नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ भी 56 का एक संजोग आ गया, है ना। तो 17 सितंबर 2017 को इसका उद्घाटन हुआ, बनना चालू हुआ था 5 अप्रैल 1961 को। तो यानी कि इस डैम को बनने में 56 साल के लगभग लग गए। ठीक है, तो इतना लगा क्यों कि काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम झेलना पड़ा। इन्वायरमेंटलिस्ट कुछ आदमी के द्वारा इसमें काफ़ी ज़्यादा नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह चलाया गया था। और इस बांध तो बना है गुजरात में, लेकिन इसे 4 स्टेट को बेनिफिट मिलता है। कौन कौन, MP, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, 4 स्टेट को इसे बेनिफिट मिलता है, इनको बिजली पानी सब मिलता है इन 4 स्टेट से। तो अभी कम्प्लीटली फुल होने वाला है, मतलब मात्र 11 मीटर नीचे है। तो एक चिंता का विषय है कि बरसात में कहाँ पानी फिर स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया टू टेक पार्ट इन RIC मीटिंग। तो RIC एक ग्रुप है रसिया, इंडिया और चाइना का। तो ऐसा माना जा रहा था कि इंडिया जो है इस मीटिंग को स्किप कर देगा। एक्चुअली इस बार रसिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है मीटिंग, ये वर्चुअली मीटिंग होगा। तो माना जा रहा था कि जो कुछ भी हुआ बॉर्डर पर उसको देखते हुए इंडिया जो है इसको स्किप कर देगा, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री के हिसाब से, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया है कि RIC मीटिंग में जो इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। और रसिया के द्वारा कहा गया है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग क्रिएट करेगा वो, मतलब कि वहाँ पे वो एक तरह बोल सकते हैं मध्यस्थता करेगा दोनों के बीच में शांति के लिए। नेक्स्ट है यूमीफेनोविर टू अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल। तो एक और मेडिसिन आप यहाँ पे नाम आया है, नाम है यूमीफेनोविर। ठीक है, तो सिर्फ मेडिसिन का नाम आ रहा है और फिजिकल ट्रायल में गए, मतलब कि क्लिनिकल ट्रायल में गए, फेज 3 के ट्रायल में पहुँचे हैं। तो ह्यूमन ट्रायल से बस एक स्टेप दूर है ना। तो फेज 3 ट्रायल के लिए इनको मिला है, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसके बाद आम आदमी को सुई दिया जाता है। तो यदि यहाँ भी फेल करता है तो वापस से जाना पड़ेगा। तो बहुत सारा मेडिसिन, लगभग आई थिंक 7 या 8 मेडिसिन तो हम डिस्कस कर चुके हैं जो फेज 3 ट्रायल में अभी चल रहे हैं, है ना, फेज 3 ट्रायल में। तो याद रखिए एक और मेडिसिन के बारे में पूछा जा सकता है। तो यूमीफेनोविर क्लिनिकल ट्रायल का परमिशन उसको मिला है फेज 3 का। ठीक है, ये कोविड-19 के लिए। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे कि कोडुमनाल डिग्स थ्रो लाइट ऑन मेगालिथिक ब्यूरल साइट। तभी कोडुमनाल मिला है कहाँ, केरला में एक जगह है इरोडे डिस्ट्रिक्ट में। इरोडे का भी एक GI टैग है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इरोडे के किस मटेरियल को GI टैग मिला है। ठीक है, बहुत सिमिलर है, आज जो हम लोग डिस्कस किए कंधमाल उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं यहाँ पे इरोडे में जो कुछ भी मिला है GI टैग। और यहाँ पे बताया गया है कि कोडुमनाल एक विलेज है इरोडे डिस्ट्रिक्ट में केरला के, वहाँ पे एक ब्यूरियल साइट मिला है जो कब का है, तो मेगालिथिक एज का है। ठीक है, मेगालिथिक यानी कि बड़े बड़े जब मतलब कि यूज किया जाता था, बड़े बड़े रॉक का जब यूज किया जाता था। ठीक है, उसको मेगालिथिक बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ का आर्कोलॉजी के डिपार्टमेंट के द्वारा इसको खोजा गया है। और अर्लियर एक्सकवेशन रिवील्ड दैट साइट रिजर्व एज ए ट्रेड कम इंडस्ट्रियल सेंटर। तो पहले भी यहाँ पे एक्सकवेशन हो चुका है, खुदाई हो चुका है, उससे पता चलता है कि एक ट्रेड सेंटर था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं द रेक्टेंगुलर चैम्बर्ड किस्ट अर्ली 2 मीटर्स लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड वेयर मेड ऑफ स्टोन स्लैब्स एंड द इंटायर ग्रेव इज सराउंडेड बाय बोल्डर टू फॉर्म सर्कल। तो कहा जा रहा है कि जो ग्रेव होता था उसको सर्कल फॉर्म में ऐसे पत्थर से द्वारा घेर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेव ऑफ हेडमैन। द ग्रेव कुड बी ऑफ विलेज हेड। और कहा जा रहा है कि ग्रेव को देख करके लगता है कि विलेज के हेड या फिर किसी बड़े आदमी का रहा होगा, किसी पावरफुल आदमी का रहा होगा। ठीक है, तो बस याद रखिए कि कोडुमनाल कहाँ है, केरला में, और अभी न्यूज में क्यों था। ठीक है, वहाँ पे मेगालिथिक ब्यूरियल साइट मिला है। मेगालिथिक यानी कि
बड़े पहाड़ मतलब बड़े रॉक का एक ब्यूरियल साइट मिला है। ठीक है, एक्चुअली मेगालिथिक ब्यूरियल साइट में होता क्या था कि जहाँ पे किसी को दफनाया जाता था उसके ऊपर बड़ा सा पहाड़ रख दिया जाता था, ये पहचानने के लिए कि हमको मतलब कि यहाँ पे उनको दफनाया गया है। और ऐसा देखा गया है कि एक परिवार के लोगों को एक जगह दफनाया जाता था, तो फिर उस पत्थर को हटा करके फिर वहाँ पे फिर से गड्ढा करके दफना को फिर से पत्थर रख दिया जाता था। तो वही यहाँ पे है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा इसके बारे में। इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।